अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो खासुल खास बच्चों के मुतालिक है, यानी बच्चों के जोड़ और उनकी हड्डियों में पैदा होने वाले मसाइल, पैदाइशी मसाइल, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिकेट्स और पोलियो के मुतालिक। और इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर वजाहत आलम, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, बेनज़ीर ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल कराची। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नहीं, आपको शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया और मैं आ गया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर हम जैसे अभी टॉपिक के हवाले से बात हो रही थी कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर या बाद में होने वाले जो जोड़ और हड्डी के मसाइल हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि उसमें से जो चीदा मेन मसाइल हैं जो आप बहुत ज़्यादा डील करते हैं उनके मुतालिक बताइए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इसकी तशख़ीस और इलाज कैसे मुमकिन है। तशख़ीस इलाज देखिए बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी जो ऑर्थोपेडिक सोसाइटी है पाकिस्तान की और कराची की बिलखसूस पीओए भी है, ये तो हमारी ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ऑर्थोपेडिक्स की, लेकिन साथ साथ जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, जितने पास आउट होते गए हैं तो उन्होंने सब ने अपनी सब स्पेशलिटीज में मतलब और फर्दर करते हैं, महारत हासिल कर ली। ऐसा ही तो पीच भी एक ऐसा वो डोमेन था हमारा जिसके अंदर हम लोग लैग करते थे या इतना वो नहीं था, लेकिन आप उसमें भी महारत हासिल करती है तो अब जो जितने भी इलाज हैं वो हम लोग आराम से इलाज यहाँ हो सकते हैं पाकिस्तान में भी, कराची में भी। और जाहिर सी बात है, आप देखें हमारे जो मुल्क है माशाल्लाह से वो दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी होती है और 70% से ज़्यादा लोग जो 30 साल की उम्र से कम हैं। तो एक ये बात है, तो जो बीमारियां हैं उनका तो उसका इलाज उसी तरह ज़्यादा भी है तो उसको हम इलाज कर सकते हैं। तो बच्चों में ख़ास तौर पर जो देखने में जो क्लिनिक्स में आते हैं वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन आते हैं वो जो आते हैं, एक तो कूल्हे की जोड़ के मसले आते हैं और दूसरा पाँव के जोड़ के मसलों के साथ आते हैं। अब ये जो कूलिक होते हैं इसको हम डीडीएच कहते हैं या डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप बोलते हैं। खासतौर पे जब ना इसका ताल्लुक खानदान से होता है कि आपस में शादी की उससे होता है, ये बस एक अंदर ही कुव्वत से हो जाता है। ये खास तौर पे खवातीन के अंदर जो होता है लड़कियों में पाया जाता है सबसे ज्यादा, और वो लड़कियां जो पहली औलाद होती हैं आपकी, दूसरी तीसरी नहीं पहली औलाद हो, एक तो ये वजह है। और लड़की को होना जरूरी होता है, वो बच्ची होती है, या आपका इन यूट्रो यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। हालांकि आप ये सोचें बड़ी कॉमन मतलब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं कि अगर बच्चा पेट के अंदर उसकी पोजीशन चेंज हो, कोई गायकोलॉजिस्ट में ज्यादा उसका वो नहीं करती, कहते सही हो जाता है। लेकिन अगर वो उसी पोजीशन से पैदा होता है तो उसमें चांस होता है कि उसका जो कूल्हा होता है बच्चे का वो हिल जाता है। तो ये इसकी निशानी है। अब इसकी इलाज भी किस तरह तशखीस की जाती है? नॉर्मली अगर जो अच्छे सेंटर्स होते हैं मतलब बड़े अस्पताल होते हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे वो पहले ही जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं डिलीवरी से पहले वो बता देते हैं कि भाई इसका कूल्हा बच्चे का हिला है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर हम आप फिर ऑर्थोपेडिक्स जाके दिखा दें। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा हो गया और लड़की है तो उसका बहुत आसान तरीका होता है कि माँ बाप को देखना चाहिए, जब वो बच्चे को खास तौर पे पैम्पर पहना रहे हैं या चादर उसकी लपेट रहे हैं तो उसका कूल्हा आगे पीछे निकल जाता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां भुड़भुड़ी होती हैं, वो कार्टिलेजेस से होती हैं, वो पूरी प्रॉपर ऑसिफाइड नहीं हुई होती, तो बहुत आराम से आगे पीछे निकल जाती हैं। तो इस सूरत हाल में उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। वो अपने फैमिली केयर के पास जाए, अगर जनरल फिजिशियन है तो जनरल फिजिशियन इतना कहते हैं एस्टिट्यूट हो कि उसको क्लिनिकल नॉलेज हो कि भाई ये बच्चे के कीटाणु कूल्हा बाहर अंदर बाहर खुद से हो रहा है आराम से, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। तो उसमें फिर हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में उसको मॉडिफाई किया हुआ है कि 4 महीने पहले उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, 4 से 6 महीने पे क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और इसी तरह इलाज को भी तशखीस किया हुआ है कि उसकी जो इलाज की कैटेगरी है वो किस तरह होगी। 4 महीने से पहले क्या इलाज होगा, 4 से 6 महीने में क्या इलाज होगा, 6 से 18 महीने में क्या इलाज है, और 18 महीने से बियॉन्ड क्या इलाज है उसका। तो ये इस तरह इसकी पूरी फॉर्मेशन की जाती है। अब 4 महीने अगर बच्चा खसूस समझे कोई माँ जो है, जैसे कि माँ ही जो होती है सबसे ज्यादा उस बात को करती हैं नोटिस के बच्चे की चाल कैसी है, चल रही है, ऐसा हो रहा है, यूं हो रहा है, फलाना। इस पे मर्दों को खास तौर पे चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मर्द हज़ार होते हैं बड़े चिढ़ जाते हैं इस चीज़। आप समझते हैं कि जब एक पैदाइश का खर्चे, सारे खर्चे और दूसरे रसूमात और जो हमारे अकीके और सब तो बड़ा खर्चा होता है,
उसका अगर उसकी बेगम उसके कहे कि बच्चा जो है रो रहा है या वो हो रहा है तो उसको चिढ़ जाते हैं कि समझते हैं वो कम अकल वाली बात करी। उसको उसकी बात गौर से सुने वो, और गौर से सुनने के बाद बेहतर है वो लेके जाए, हॉस्पिटल लेके जाए और उसकी प्रॉपर इलाज कराएं। अगर बच्चा 1 महीने और से लेके 4 महीने की उम्र या पैदाइश से 4 महीने के दरमियान है, उसका बहुत सादा सा एक टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, बड़ा सस्ता टेस्ट होता है। उस अल्ट्रासाउंड में हम सिर्फ 2 एंगल देखते हैं, उसको कहते हैं अल्फा एंगल, बीटा एंगल होता है। वो एंगल अगर नॉर्मल रेंज है, सबकी रेंजेस हैं, अगर वो अल्फा एंगल 60 डिग्री से ज्यादा है और बीटा एंगल 15 डिग्री से कम है तो आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, बच्चे का फूला बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे अगर आगे हुआ, क्योंकि फिर 4 महीने बाद बच्चे की उम्र हम उसमें एक्सरेस कर सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत हड्डियां नॉर्मल होने शुरू हो जाती हैं। अगर आप 4 से 6 महीने के दरमियान में लाते हैं शिकायत के साथ, तो उसका एक सादा सा एक्सरे करते हैं। उस एक्सरे पे वो एक लंबी है कि उसकी सारी हमारी कैलकुलेशन होती है कि भाई कितना गोले अंदर है, कूले के अंदर है, बाहर है, किस तरह है, उसको हम एंगल करके वो कर देते हैं कि भाई ये किस तरह इसका कूला बाहर है, अंदर है। ये तो इसकी बेसिक नेसेसिटी या बेसिक वो क्या कहते हैं एक इन्वेस्टिगेशन हो गई है। हमारे पास जब बच्चा आता है अगर किसी शिकायत के बाद, तो हम उसका बेसिक से इलाज करते हैं। जो एग्जामिनेशन होती है उसको हम बार्लो टेस्ट कहते हैं या ऑटोनॉमी टेस्ट कहते हैं, 2 टेस्ट होते हैं। बार्लो के टेस्ट के अंदर हम बाहर निकालते हैं कूले को जो होता है, और ऑटोनॉमी टेस्ट में उसको अंदर बिठाते हैं। जब वो बाहर अंदर बड़ा खुद सो रहा होता है, समझ जाते हैं कि इसमें कोई ना कोई मसला है। जैसे आपको बताया कि उसमें एक्सरेज भी कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं अगर उम्र है जो होता है। अब अगर बच्चा 1 से 4 यानी कि पैदाइश से लेकर 4 महीने तक का है या 6 महीने तक है, तो उसके लिए हम एक पट्टा आता है, इसको हम फैब्रिक हार्नेस कहते हैं। ओके। वो बहुत साइंस अवेलेबल है, वो हमारे फिर जो हमारे आज हमारे दोस्त हैं फिजियोथेरेपी वाले, वो उसका बड़ा आराम से अरेंज कर लेते हैं, उस हिसाब से बना के बच्चे के हिसाब से बना के दे देते हैं। वो बड़ा उसकी तकलीफ अगर सही तरीके से बनाया जाए, अगर उसके वालिदैन सही तरीके समझ लें कि उसको पहनाना कैसे, तो 90% बच्चों का जो है सक्सेस रेट है। बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा लगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है, और 90% उसके अच्छे बताए जाते हैं। सही। उसमें सर्टेन डिग्री पे टांगों को थोड़ा सा कूली को फ्लेक्स करना होता है और बाहर की तरफ रखना होता है। उसके 2 स्टेप्स होते हैं, एंटीरियर स्टेप होता है, पोस्टीरियर स्टेप होता है। जो एंटीरियर स्टेप होता है उसका वो कूली को फ्लेक्स करके रखता है, तकरीबन 40 से 45 डिग्री के दरमियान तक उसको फ्लेक्स करता है, और 100 डिग्री तक फ्लेक्स करता है, और 45 डिग्री तक उसका जो पोस्टीरियर स्टेप होता है वो उसको फ्लेक्स एबडक्ट करके रखता है बाहर की तरफ। तो ये इसको हम ह्यूमन पोजीशन बोलते हैं पेशेंट की। ओके। तो ये उसका एक इलाज है, वो आपको पहनाना होता है। अब उसमें होता है ये है कि फैब्रिक हार्नेस में हम 3 से 4 हफ्ते में उसका फिर बुलाते हैं पेशेंट को और उसका एक्सरे करके देखते हैं। अगर तो हम देखते हैं कूलर्स के अंदर आ गया, तो यही चीज बच्चा अगले 6 हफ्ते 8 हफ्ते कंटिन्यू करेगा, तकरीबन 23 घंटे के लिए। 23 घंटे रोजाना पहनेगा 8 से 6 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद हम आके देखेंगे अगर उस बिल्कुल सही हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता इसको हम अगले 8 हफ्ते के लिए इसका दुरानियां कम करते रहेंगे, और यूं पे वो पूरी अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। ये तो उसकी तरीके हो गई। लेकिन अगर बिलखसूस इसमें अगर किसी बच्चे को कमर का कोई मसला है, मतलब रीढ़ की हड्डी में हरा मगज का मसला है, इसको हम स्पाइनल बाइफाइडा कहते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि बच्चे जिनको कूले का मसला है तो उनकी रीढ़ की हड्डी का भी मसला साथ साथ मिला हुआ है, उनके अंदर ये चीज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, उसमें हम ये हार्नेस नहीं पहनाते। ये तो इसकी आपको बता दी। दूसरी, अगर बच्चा 6 महीने से 18 महीने के दरमियान में, तो उसको हम हिप स्पाइका कास्ट लगा देते हैं। हम अस्पताल क्लिनिक में लेके जाते हैं, आप क्लिनिक में कर लें या थिएटर में ले जाएं, थोड़ा नींद रोश करके बच्चे को कूले को, एक हमारा पोर्टेबल एक्स मशीन होती है उसको हम कहते हैं फ्लोरोस्कोप, सियाम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं, उस पर आके लगता है, उसके नीचे हम देखते हैं, रिड्यूस करते हैं उसको पे हिप स्पाइका कास्ट बना देते हैं। वो भी 6 हफ्ते तक 8 हफ्ते तक बना के रखते हैं। तो उसमें उसकी वक्त अपने सेल एक्सरेस करते रहते हैं। अब अगर बच्चे, हमारे पास कोई बच्चे आए 18 महीने से ऊपर के 2 साल या 4 साल की उम्र में, उसमें ये चीजें हम नहीं कर सकते, तो उसमें हमें डेफिनेटली सर्जरी की तरफ भी जाना पड़ता है। तो उसके सर्जरी की डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट नाम है। उसमें बस ये होता है कि मकसद ये होता है कि जो हमारा गोला है कूले का, और जो हमारे पेन की हड्डी जिसे हम इलियम कहते हैं या एस्टेबुलम बोलते हैं, जिस पर लगा होता है, उसको थोड़ा सा हड्डी खुरेश के उस चीज को आगे लेकर आते हैं कि जो हमारा कूला है वो उसके अंदर सॉकेट में आ सके। तो ये इसकी चीजें हैं। तो ये DDH कहलाता है, ये बहुत कॉमन है और इसको हल कर देना नहीं चाहिए, और ये ट्रीटेबल है।
और जितनी जल्दी इसकी तशखीस होगी उतना ही ये आपका बिना बच्चे को तकलीफ दिए हुए इसका इलाज हो जाना है। ठीक, डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बहुत ही आम बीमारी जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, गालिबन क्लब फीट जिसको कहा जाता है, तो उसके मुतालिक भी बताइए कि ये डायग्नोज नॉर्मली किस तरह से करते हैं डॉक्टर्स, और वालिदैन को क्या फोकस करना चाहिए इसके हवाले से, और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? क्लब फीट बहुत कॉमन बीमारी है और ये बच्चा पैदा होता है तो पाँव टेढ़ा ही होता है। तो पैदा हो जाता है उस वक्त पता चलता है कि पाँव पे टेढ़ा है। इसके लिए कोई आपको डायग्नोज करने की कुछ नहीं जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसी बात है आपके पास आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं, सब कुछ है, आप खुद होते हैं, आपको पता आपका पाँव सीधा होता है। बच्चा जब भी पैदा होता है पाँव सीधे होते हैं, किसी मशीन में अंदर टेढ़े की तरह हुए हुए, तो आप समझ जाते हैं कि भाई इसको कोई जगह बीमारी हुई है जिसको क्लब फीट बोलते हैं। और ये बीमारी सिर्फ पाँव तक की भी होती है, उसके जो पाँव के पट्टे होते हैं खास तौर पे वो टाइट हो जाते हैं, वो स्पैज़म में चले जाते हैं। वो स्पैज़म में होते हैं, टाइट होते हैं, जिसकी वजह से पाँव टेढ़े की तरफ हो जाते हैं। जो उसकी हड्डियां होती हैं वो अपना जो उनका एक नॉर्मल मखसूस तरीका होता है जिस एक्सिस पे उनको होना होता है वो एक्सिस उनका बिल्कुल रोटेट हो जाता है। इसका इलाज बहुत ही आसान है। इसका इलाज सिर्फ प्लास्टर से किया जाता है जो हम लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं पॉन्सेटी मेथड होता है। ये डॉक्टर पॉन्सेटी थे, ये एक अमेरिकन डॉक्टर थे जिन्होंने इसका एक बड़ा आसान सा इलाज निकाला। उन्होंने कहा कि चूंकि ये पाँव की बच्चों की हड्डियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं और उसमें चूंकि ऐसा कि आपकी कलाई और आपके पाँव और आपके खास तौर पे जो ये आपका एंकल है, इसमें बहुत छोटी छोटी हड्डियां बनी हुई होती हैं जिनसे ये पूरा जोड़ बनता है। जी जी। और उसी पे ये फंक्शन करता है। खास तौर पे हाथ आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहा है, पूरा रोटेट करते हैं आपका पाँव। कार्पल एंड टार्सल। जी, आप जैसे हम कार्पल बोन्स बोलते हैं कलाई में और पाँव में टार्सल बोन्स कहते हैं। जी जी। अब उनके तहत आपका पाँव टार्सल बोन्स है, अंदर की तरफ मुड़ता है, बाहर की तरफ मुड़ता है, फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसमें सपोर्ट दे देते हैं। वो उन्हीं टार्सल बोन्स का कहते हैं मसल स्पैज़म हो जाता है तो उसका एक्सेस रोटेट हो जाता है। जी जी। तो चूंकि बच्चे जब पैदा होते हैं बहुत नरम होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत नरम मुलायम होती हैं, तो वो आसानी से आप उनको रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब पोजीशन चेंज करने के लिए उसका तरीका ये होता है कि आप उसको पॉन्सेटी मेथड कहते हैं। उसमें हम बच्चे के पाँव को हल्का सा बाहर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक 1 हफ्ते, और उसमें प्लास्टर बांध देते हैं, कच्चा प्लास्टर बांध के रख देते हैं। और उसकी हमारी फिक्स डायरेक्शन होती है कि हमें हड्डी को अंदर घुमाना है और पाँव को हल्का बाहर निकालना है। और हर हफ्ते पे माँ बाप को बुलाते रहते हैं। प्लास्टर हम इसलिए कच्चा प्लास्टर जिसे कहते हैं ये जो जिप्सोना होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जब पानी में दोबारा डालते हैं ठंडे पानी में तो ये वापस से नरम होकर आसानी से उतर जाता है। माँ बाप को हम एक दफा लगाते हैं, उनसे कहते हैं अगली दफा आप 1 हफ्ते बाद आएं, कि जब आएंगे तो उतार के लेकर आएंगे। आप उतार के लेकर आते हैं, बच्चे का पाँव को देखते हैं, मुआयना करते हैं, वो जूं बेहतर होता है। जैसे ही वो तकरीबन 70 डिग्रीज के ऊपर पाँव बाहर निकल जाता है तो हम उसकी छोटी सी सर्जरी करते हैं। वो सर्जरी हम क्लिनिकल बेस पे ही करते हैं, उसमें कुछ भी करते हैं। जो हमारा ये पीछे वाला पट्टा होता है जिसको हम टेंडोइक्लीस टेंडन कहते हैं, तो इस पे हम एक निक लगा के इसको काट देते हैं ताकि वो बिल्कुल जो है इसकी रिलीज हो जाए, और फिर पूरा पाँव को मोड़ के उस पे हम फिर से क्या कहते हैं एक प्लास्टर बांध देते हैं। अभी प्लास्टर बांधने की पोजीशन होती है कि पाँव हमारा घुटना भी 90 डिग्रीज पे होता है, पूरा भी 90 डिग्रीज पे होता है, फ्लेक्स होता है, और पाँव ये अंदर आहिस्ते आहिस्ते बाहर हो जाता है। जैसे ही बाहर हो जाता है पाँव 70 डिग्रीज पे ही आ गया और हमने सर्जरी कर दी। उसके बाद हम उसको एक जूता पहनाते हैं बच्चे को, जिसको हम कहते हैं टेनिस ग्राउंड शूज कहते हैं। ये भी आप लोग बहुत आसानी से हमारे आप दोस्त हैं दे देते हैं। इसके अंदर ये होता है कि जो नॉर्मल पाँव होता है वो 40 डिग्रीज पे होता है, अगर एक पाँव का है तो वो नॉर्मल वाला 40 डिग्रीज पे होगा, और जिसको हमने सही किया है जिसका इलाज चल रहा है उसको 70 डिग्रीज पे करेंगे। या अगर दोनों पाँव का है तो फिर दोनों पाँव को 70 डिग्रीज पे रखेंगे। अब ये जो रहेगा ये बच्चा 3 महीने तक पहनेगा 23 घंटे पूरे दिन के लिए। 3 महीने के बाद वो ये जूते रात को सोते हुए और या दिन में जो सो रहा है तब पहनेगा, तकरीबन 4 साल की उम्र तक का। तो ये इसका दौरानिया होता है जिसकी बेस पे फिर बच्चे का पाँव सीधा हो जाता है। और अगर ये क्या कहते हैं देर से लेकर आ रहे हैं, मतलब आप समझें कि 2 साल या 8 साल की उम्र में, फिर उस पर सर्जरीज होती हैं जिसमें हम उसकी लेंथनिंग करते हैं, कहीं शॉर्टनिंग कर रहे होते हैं। या बहुत देर से आ गया, समझें 15-16 साल की उम्र में आए, तो भी हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं रहता, तो हम उसको सिर्फ पाँव को जोड़ को आर्थोडीज कर देते हैं, यानी कि हम पाँव के सारे जोड़ों को मिला के एक रॉड डाल देते हैं ताकि पाँव सीधा हो जाए उसका और चल सके।
तो ये सर्जरी की जाती है इसकी। तो डॉक्टर साहब इस तरह तो मतलब कई पेशेंट ऐसे भी होते होंगे जिनको फिर मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत पड़ती होगी। ऐसे पेशेंट आते हैं, निगलेक्टेड जो लोग होते हैं वो आते हैं तो उनकी मल्टीपल सर्जरीज होते हैं, पर उनकी वापस ऐसी बात ऐसे अच्छी नहीं रहती, क्योंकि आप समझें कि एक बंदा अगर 20 साल की उम्र में 25 साल की उम्र में आ रहा है, 25 साल का अकाउंट टेढ़ा रहा है, हर चीज़ मैच्योर हो चुकी होगी, हर चीज़ मैच्योर हो गई है, वो क्रॉनिक हो गया, टेंडन कमजोर हो गई, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फिर इसमें इस तरह हड्डियां पूरी बनती भी नहीं है, वो सही से वो डेवलप नहीं होती है, वो कमजोर हो जाती है, वो खराब हो जाती है, फिर उसको तोड़ के बनाना, उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते जो फिर वो बचपन में आ रहे होते हैं। तो ये इसकी तशखीस करना जरूरी होती है, और आप जाएं और प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, उनको दिखाएं और उसे इलाज करें। इलाज से भागना नहीं होता। आप कोई आपको बोलते हैं कि जो जिसमें कहते हैं जड़ा होता है उसके पास जी जी जी, उसने पाँव पकड़ कर तोड़ दिया, फिर उसने कर दिया, सही कर जी दिया, जी जी, तो उनसे अवॉइड करना जरूरी है जी। आमतौर पर डॉक्टर साहब मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे डॉक्टर सैयद कामरान साहब, इंडस के जो हेड हैं इस वक्त, तो उनके साथ प्रोग्राम किया ही इसी बात पर था। और मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि उसकी वीडियो भी जो है हम कोशिश करेंगे, मैं अपने एडिटर साहब से कहूँगा कि लिंक में डाल दें, तो वो भी आप ज़रूर देखें। ख़ास तौर पर कि जो अताई डॉक्टर या जिन्हें हम कुमार कहते हैं या हड्डी जोड़ कहते हैं, तो वो किस तरीके से जो है वो हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके ज़रिए कितना नुकसान हो जाता है जोड़ को। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और डॉक्टर साहब उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि देखिए जो बात अगर आज से 2000 साल पहले चल रही थी, तो ज़रूरी नहीं कि अभी भी आप उसी टेक्निक पर काम करें, आप उस जो जिद्दत है उसको अवेल क्यों नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ सर ये भी बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर साहब के, आम तौर पर जो लोग हैं वो ख़र्चे से भी घबराते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इसके एतबार से भी आप ज़रूर बताएं। इसके बाद में आपको कहूँगा, देखिए माशाल्लाह से ये हमारी ऑर्थोपेडिक सोसाइटी का हम पे बहुत लोग हैं जो कि हमारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, ख़ास तौर पे जैसे इंडस हो गया, तो इंडस के अंदर का अपना एक प्रोग्राम है जो पहला कदम कहते हैं, जी जी, तो वो है, उसमें वो एक पैसा चार्ज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्जरीज वहाँ पे होती हैं। इसी तरह हमारे ट्रॉमा सिविल का जो ऑर्थोपेडिक है वहाँ पे भी क्लब फुट क्लिनिक्स होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसी तरह अब हमने भी हमारे ट्रॉमा सेंटर में भी इसमें मैं हमारे जो क्या कहते हैं HOD हैं हमारे डॉक्टर सैयद अहमद सुल्तान साहब, उनका, और हमारे जो क्या कहते हैं ट्रॉमा सेंटर के जो CEO हैं CM साहब जिनको हम बोलते हैं, साबिर मेमन साहब, उनका एक बड़ा इनिशिएटिव हुआ कि उन्होंने हम लोगों को अब ये क्लब फुट क्लिनिक भी स्टार्ट करवा दी। इसमें हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर फरहान हारून साहब, जिन्होंने लाहौर से इसकी ट्रेनिंग कर आए हैं, अब वो उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, थर्सडे को अपनी पूरी क्लब फुट क्लिनिक करते हैं। तो ये हमने कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसकी जो बच्चे की सर्जरी भी करनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका टेंडन को लेंथ काटना होता है, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं हाथ कर देते हैं क्लिनिक्स के अंदर। तो अपनी क्लिनिक्स में हमने ऐसे माइनॉरिटीज बनाए हुए हैं जहाँ पे हम बिल्कुल एसेप्टिक तरीके से उसकी सर्जरी कर देते हैं और प्लस्तर लगा देते हैं, उसमें हम एक सिंगल पैसा चार्ज नहीं करते। ठीक, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपसे ऑफ द कैमरा जब बात हो रही थी रिगार्डिंग रिकेट्स, और ख़ास तौर पर हम बात करें अगर पोलियो के पेशेंट की और पोलियो के मर्ज़ की, तो मैं चाहूँगा कि इन दोनों बीमारियों के हवाले से भी आप कुछ रोशनी डालें कि बच्चे इससे किस हद तक मुतासिर होते हैं। देखिए जहाँ तक बात रही रिकेट्स की, तो रिकेट्स का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे तो इसमें सबसे ज़्यादा मसला है कि इसमें इट्स नॉट अ सोशल डिजीज, मतलब सोशल इकोनॉमिक से ताल्लुक नहीं है इसका, किसी बच्चे का गरीब घराने में पैदा होना या अमीर घराने में पैदा होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक, इसका बहुत बड़ा 3 जो बड़ी कैटेगरीज हैं, वो एक तो एनवायरमेंटल बेस है, और फिर 2 जो उसकी हैं वो एक जेनेटिक बेस है, और एक आपकी एक डिजीज पे ओरिएंटेड बेस है जो किसी को भी हो जाती है, वो आपकी जीन्स में फॉलो नहीं करता। अब जो एनवायरमेंटल बेस है वो एक बहुत बड़ा अलमिया है, अब वो बच्चों में भी है और बड़ों में भी मिल जाता है। अब आप ये सोचें कि एक नॉर्मल इंसान के लिए तकरीबन विटामिन डी के लिए उसको अगर उसको इसमें कहें क्या कोई सप्लीमेंट देना है उसको, तो इट्स अराउंड 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स उसको रेगुलर विटामिन डी का लेना जरूरी है ताकि उसकी बॉडी के अंदर अच्छा वो बने। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ा मसला है जो है, चाहे साउथ एशियंस में, आज सुबह जबकि मैं कहते हैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा है इसके बारे में विटामिन डी और रिकेट्स के ऊपर, तो उसमें यही कहा कि खास तौर पे जो पाकिस्तानी अवाम है या साउथ एशियन है, पाकिस्तान और इंडियंस और सब, चाहे ये अपने मुल्क में रहें, चाहे ये लोग इंग्लैंड में USA के अंदर भी अगर चले जाए, उनके अंदर विटामिन डी का बड़ा मसला रहता है, कम रह जाता है, इनका दर्द होता है। और
बच्चे क्या बड़े भी जो होते हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट उसमें आते हैं, बजाय उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई डाइजेशन का मसला नहीं, कोई एब्जॉर्प्शन का मसला नहीं है, कोई जीआईटी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है, लेकिन तब भी उनको विटामिन डी का मसला होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम है। ठीक है, हमारा अगर पूरा इलाका देखा, अगर हम अपना कराची का इलाका देखें, अब हमारे यहाँ जो एक डायनामिक्स चेंज हुई है कराची के अंदर रिहाइश के हवाले से, इट्स मोर फ्लैट बेस या अपार्टमेंट बेस हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा हमारे पास एडिक्वेट सनलाइट घर में आना कम हो गई है। दूसरी बात, हमारे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग, ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि बाहर इतना खेल जाना होता नहीं है। ठीक है, खवातीन को हम वैसे बाहर नहीं जाते, वैसे बात है कि हमारे मुल्क का ये हमारे नॉर्म ऐसा है कि हम नहीं अलाउ करते, माहौल ऐसा ऐसे हम कहते हैं। हमारे बुजुर्गों का एक है कि जो 50 साल का हो जाता है उसमें लगता है कि बस अब मैं अल्लाह अल्लाह करूं और कब मेरा बुलावा आ जाए, तो वो ऐसे एक्टिव नहीं है। बच्चों को ऐसा होता है कि हमारे कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं है खेलने के लिए प्रॉपर, जहाँ पे हम बेच सकें, बच्चों का खेल सकें। दूसरी बात ये कि जो सबसे अच्छी आपको विटामिन डी की सोर्स मिलती है वो सनलाइट है। अब ये है कि सनलाइट, कौन सी सनलाइट अच्छी होती है? अगर ये भी हम 1 बजे 2 बजे सनलाइट लें तो ये तो फायदे साथ नुकसान है, इससे आपको स्किन कैंसर की तरफ आप जा सकते हैं। जी ऐसा ही। तो कहते ये हैं कि जो फजर के बाद से जो होती है, जो इशराक है जिसे हम वक्त कहते हैं, वो ठंडी धूप जिसको आमतौर पर कहा जाता है, हाँ, वो धूप 10 बजे तक की वो सबसे अच्छी धूप है जिसमें आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिलता है। फिर तीसरा, खुराक। अब हमारे यहाँ खुराक के हवाले से आपको पता है किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है कि हमें क्या मिलता है, क्या खा रहे होते हैं। ये तो एक चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारे यहाँ गुटखा छालियों का बहुत ज़्यादा इंटेक है, बच्चे भी खाते हैं, तो बच्चों ने भी खाना शुरू कर दिया, बड़े भी खाते हैं, खवातीन मर्द सब खाते हैं। तो ये जो छालियाँ हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को रोकने में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी हैं सर। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये तो बात सब ये साथ साथ है, लेकिन एक जो बहुत जैसे ना इजी एक्सेसिबल, जो कि आपको 2-2, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए की आपको जो चीज मिल जाती है, तो जो कि अनगिनत इसकी नहीं होती ना कि वो एक दिन में कितनी 50 पैकेट खा लिए। जी ऐसा ही है। बाकी ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हैं कि जो कि बहुत ज्यादा वो इस चीज को करती हैं, बोन को गलाने में, विटामिन डी को रोकने के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सारी न्यूट्रिशनल वाइज विटामिन डी की मसाइल आ गए। इसके बाद इसकी 2 कैटेगरीज और होती हैं, जिसको हम कहते हैं विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, एक होते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। अब ये जो दोनों का ताल्लुक है, ये बीमारी है, एक जो होती है वो आपकी जीन्स में फॉलो करती है, एक जो होता है वो आपका बचपन से या एक अच्छा पैदा होता है कि आपका जो उसका एंजाइम है एब्जॉर्ब करने वाला वो डिफेक्ट होता है। सही। उसके लिए हमको डेली सप्लीमेंट्स देने होते हैं विटामिन डी के और विटामिन डी 3 के, और मिनिमम जो एक रिकॉर्ड है दैट्स अराउंड 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं विटामिन डी के, जिसको हमको चाहिए होते हैं कि वो उसकी बॉडी के अंदर बेसलाइन रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो ये तो रिकेट्स के हवाले से सारी बात हो गई है। और जो विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स हैं वो 2 फर्दर कैटेगरीज में जाते हैं। वो पे आपको खास तौर पे उनकी तशखीस होती है कि उनको गुर्दों का तो मसला नहीं, क्योंकि हमारे गुर्दे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं विटामिन डी के फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के अंदर। 2 चीज़, एक जिगर और आपका क्या कहते हैं गुर्दे, ये इसको कन्वर्ट करते हैं उस प्राइम फॉर्म का जहाँ पे उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे मसले आ रहे हैं तो ये पे विटामिन डिपेंडेंट रिकेट्स पे आ जाएगा कि ये टाइप 2 डेफिशिएंसी कहलाई जाएगी, इसका एंजाइम खत्म हो गया। और जो टाइप 1 विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स होती है उसके अंदर जो होता है ये इसका एंजाइम डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। और टाइप 2 के अंदर ये एंजाइम होता है, रिकेट आता है, विटामिन डी होता है, वो कर सकता है, लेकिन उसको जिस सेल पे लगना होता है वो सेल डिफेक्ट हो जाता है, तो उस पे लग नहीं पा रहा होता है। तो आपकी बॉडी में बजाय तो बहुत सारा विटामिन डी बन रहा है, लेकिन वो अपने उस जगह पे जाके टारगेट नहीं कर रहा, उसकी लगने वाली जगह के ऊपर एक ब्लॉकेट आ गया। तो ये इसके दूसरा जो है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, वो होता है कि आपकी क्या कहते हैं आपके बॉडी में मदनियात कुछ कम हो गई हैं, जो विटामिन डी है तो सही, उनको चाह रहे कि एब्जॉर्ब करके उसको घंटियों तक पहुंचा सके, लेकिन वो आ नहीं रहे उसमें। तो ये इसके कुछ वो हैं। इलाज आपका यही है कि आपको डाइटरी आप सप्लीमेंट से पूरा करना होता है। बस बज़ाहिर अगर किसी को कोई आंतों का मसला ना हो, जिसमें हम सीलिएक डिजीज बोलते हैं, जिसमें हम मेलाडॉप्शन सिंड्रोम्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें सीलिएक डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन है, और किसी को कोई गुर्दे का मसला ना हो, रीनल ऑसिड डिस्ट्रोफीज ना हो, कुछ ऐसी गुर्दे का मसला ना हो,
तो उन ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको इनका रिकेट्स का इलाज से विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो सकता है। लेकिन अगर इनको किसी को गट सिंड्रोम्स हैं या रीनल सिंड्रोम्स हैं तो फिर उनमें आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है और जेनेटिक इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसके अंदर। पोलियो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है उसमें सफ़र कर रहा है और हम अभी तक जो है इतना अरसा हो चुका है कि हम उसको में तरक्की नहीं पा सके, क्योंकि एक तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि आबादी बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे पैदा नहीं होते। हालांकि अगर आप देखें पहला केस वहाँ से गालबन, मैं सही गलत इसके आप चेक कर लीजिएगा, 1980s के अंदर पहला केस आया था। उसके बाद से अब तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आबादी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, कमी तो नहीं आई है। लेकिन यह है कि पोलियो उतनी तेजी से बढ़ता गया है। हम सिर्फ मेरे ख्याल से अब तो अफगानिस्तान से भी नीचे हो गए हैं, नाइजीरिया से शायद ऊपर है। और आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो हम अपनी उम्र में भी पोलियो की वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं कि भाई हम पोलियो हमने कतरे पिए हुए हैं इसके। पोलियो एक ऐसा है, पोलियो जो है वो मैन मेड वायरस है। वायरस आपको पता है मैन मेड है। ये एक वायरस है जो कि आपकी बॉडी में आता है और ये आपके ख़ास तौर पे जो हरा मगज़ होता है उसके जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं जो कि आपके नीचे धड़ पे जा रहे होते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। उनमें से डीमाइलिनेशन कर देता है तो वो फिर आपकी बजाय टांगें बिल्कुल सही होती हैं, पट्टे भी सही होते हैं, आपके जोड़ भी सही होते हैं, टांग और घुटने भी सही होते हैं, हड्डी भी सही होती हैं। लेकिन जो उनको तार है, जो उनमें करंट देने वाली जो नसें हैं, उनको ख़त्म हो जाती हैं। अब वो ख़त्म हो गई हैं तो अब ऐसी बात है, हमारे पट्टों का काम है हरकत करना, हमारी हड्डी का काम है, जोड़ का काम है उस हरकत में काम करना। जब वो पट्टे ही खत्म हो जाए तो हरकत नहीं करेगा तो अल्टीमेटली वो जो जोड़ है जिसका काम है कि हिलना, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, उसमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्चर बनेगा तो अल्टीमेटली आप चल नहीं रहे, तब आप उसका एक पाँव अगर फर्स्ट करें, उसका मैंने घुटना फ्लेक्स किया हुआ है 30 डिग्रीज पे, तो 30 डिग्रीज तक फ्लेक्स ही रहेगा उसका पाँव। तो ये उसके मसाइल हैं। उसका सबसे आसान हल होता है पोलियो का कि पोलियो के कतरे आप पिलाएं, टाइम पे आपको जाके पिलाएं। अगर आपके पास पोलियो की टीम आ रही है तो आप उनसे पिला लें, नहीं तो सबसे अच्छा जो तरीका है आप अस्पताल में बर वक्त अपने बच्चों को जो EPI जो इनिशिएटिव है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, उसके थ्रू आप उनको पोलियो कतरे पिलाते रहें। अस्पताल में पिलाना ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये होता है जो कोल्ड चेन एक पूरा बना हुआ होता है, उसका चेन होती है दवाई को, खासतौर पे जो वैक्सीन है उसको मेंटेन रखने एप्रोप्रिएट ऑप्टिमल टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर पे रहेगी तो आपका इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा। ये तो चूँकि हमारी हुकूमत का एक एहसान है कि वो इनिशिएट लेके वो बेचारे टीम्स भेजते हैं, लेकिन टीम्स बेचारी कितना जाएंगी, वो टेम्परेचर वो साइकिल मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसलिए घर घर तक पहुँचाए जा रहे होते हैं कि लोग जो नहीं आ सकें तो उनको कतरे पिला दें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ, एक बात सही है कि जो पोलियो करते हैं उनसे एक मसला जो होता है वो होता है पोस्ट पोलियो पैरालिटिक सिंड्रोम होता है। वो खतरनाक इसलिए है, जो पोलियो करते हैं पीते हैं, अगर जबान से वो हलक से चला गया तो सही है, लेकिन अगर वो तालू की नस से जिस्म में गया तो वो सिंड्रोम क्रिएट कर देता है। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको पोलियो इंजेक्शन लग जाए सबसे सेफ तो वही है, लेकिन अगर आप कतरे पी रहे हैं तो कोशिश करें कि वो आप जबान हलक के अंदर उतरे, ना कि अपनी जबान को के पीछे डालें, यानी कि जो आपका तालू नीचे वाला तालू है उसके अंदर ना डालें, क्योंकि वहां से एब्जॉर्ब होता है वो, तो वो फिर रिएक्शन करता है। ये सिर्फ एक ड्रॉप है इसका। अब इससे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर आए तो बेतहाशा मसले मसाइल आ जाते हैं। आप के कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए तो उसमें आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मसला सारा वो जोड़ों का जो है नहीं होता, वो होता है फिर नसों का। अब नसें अगर खराब हो गई हैं तो वो जोड़ सही भी होगा तो काम नहीं कर सकेगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं तो मैं चाहूँगा कुछ सवालात आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी पूछे जाएँ। डॉक्टर साहब, इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? इसी शोबे में इंतखाब किया, ये कहना है कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, ये तो है बहुत बचकाना सवाल होगा। असल में मेरे वालिद साहब मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थी, वो बड़े अपनी ज़िंदगी में अपनी जवानी में बड़े एक्टिव रहे, स्पोर्ट्स में क्लब जब तक क्रिकेट खेली और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले जैसे उनके ज़माने में होती थी। जी जी। तो जब हम बड़े होते तो उनकी बहुत सर्जरीज होती थी, बहुत ज़्यादा उनकी आर्थोस्कोपीज हुई हैं और क्या कहते हैं, अभी उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ, उनका स्पाइन हुआ, सर्वाइकल हुआ, तो वो मुझे ना बहुत इंट्रीग करता था वो चीज़ ने कि यार ये इम्प्लांट लग रहा है। दूसरा मुझे फ़िज़िक्स का वैसे ही बड़ा शौक़ था, तो मेरा हमेशा बीच में था मैं फ़िज़िक्स में जाऊँ या मेडिसिन में जाऊँ।
तो फिज़िक्स के लिए मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स बनने का था कि मुझे नासा में जाना था, इस तरह की चीज़ों में इसका बड़ा इंटरेस्ट था। और साथ में क्योंकि उसका मुझे कोई प्रॉपर पाथवे समझ में नहीं आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। और फिर ये साइंस में थी स्ट्रॉन्ग, फिर दूसरा था कि बायो के अंदर ये मुझे उसका वो मिल चुका है एक ऑल्टरनेट कि यार ये अच्छा है, इसमें आपको पार्शली इंजीनियरिंग भी और मैकेनिक्स भी मिल रहे हैं और साथ में आप ह्यूमन बॉडी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि यार इसको करते हैं। और दूसरा सबसे अच्छी बात ये होती थी कि मेरे तो छोटे थे कि यार हमने सर्जरी की देखा, मरीज़ खड़ा हो गया, चल रहा है फिर रहा है, क्योंकि आप सुनते थे कि सर्जरी हुआ मरीज़ की, ये मसले वो मसले फलाना। तो ये अच्छा लगता है कि आपने किसी का फ्रैक्चर वो हील हुआ देखा, सही हो गया, चल रहा है फिर रहा है, आपने उसको प्लास्टर बिठाया लगाया, उसका वो हाथ सही हो गया, टेढ़ा हाथ था, या किसी का बाजू थोड़ा उसने झटका दे के बिठाया बिल्कुल सही हो गया। तो वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी साथ में। जी तो जी, इसलिए फिर मैंने इस फील्ड का इंतखाब किया था। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन एक कामयाबी के हवाले से अगर देखा जाए तो साथसा का बहुत अहम रोल है। तो कोई एक ऐसे आपके कोई एक ऐसे उस्ताद कि जिनका आप नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहते हो आज? देखिए उस्ताद तो बहुत सारे ही हैं, जाहिर सी बात है। ये यकीनन सर सबके लिए बड़ा मुश्किल सवाल रहा है। मुश्किल सवाल होता है लेकिन देखिए एक कहते हैं कि एक बाप होता है जो दुनिया में लेकर आता है, और एक बाप होता है तो उसी दुनिया से पे आपको वापस ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो पहले तो सबसे पहले अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा है कि वो उन्होंने इतनी मेहनत की है, सब कुछ किया, अपनी ख्वाहिशात को अपना तन मन सब तोड़ के हमारी परवरिश पे और हमारी इस मेहनत पे लगाया है कि हम आज इस मकाम पहुँचे। बाकी पे हर दौरान पे देखें मुख्तलिफ वक़्त पे मुख्तलिफ असातिज़ा आते हैं, वो सिखाते हैं और सिखाते चले जाते हैं। तो एक असातिज़ा का नाम लेना तो मैं ख़ास ज़्यादती होगी उन सब। सर एक फेवरेट भी तो होते हैं बाज़ औक़ात। फेवरेट तो मेरा कोई ऐसा नहीं रहता, क्योंकि मैं हमेशा ये होता है कि आपके वक्त के साथ साथ इरादे और सोच बदलते हैं। अच्छा आजकल कौन पसंदीदा है ये बता दें? आजकल तो मैं आजकल अगर मैं देखूं कि जो मुझे उस्ताद सबसे ज़्यादा पसंद है वो मसूद उमर साहब हैं। वो थे, वो उनसे रिसेंटली मुलाकात भी हुई। तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कभी ना परेशान हो, आओ अस्पताल तुम्हारा हमेशा खुला हुआ है, खाना अस्पताल से वहाँ से मैंने ट्रेनिंग की है, जब भी आओगे तो अस्पताल खुला हुआ है, किसी भी मसला हो कोई मसला हो तो हम हाजिर हैं। उसके साथ जो मेरे अपने पर्सनल सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर परवेज़ हाशमी साहब, उनका मैं बहुत शुक्र, वो एक बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। शायद लोग इतना नहीं हो कि आगा खान में जो लोगों का आना जाना होता है या जिनका आगा खान से इलाज होता है, हमारे ऑर्थोपेडिक फटीग तो खैर जानती है, वो एक ऐसा बंदा है जिसको मैं देखता हूँ कि यार अगर ऐसा बंदा बन जाए ना तो क्या ही बात हो, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। एक तो उनका इल्म बड़ा बहुत वसी है, और ऑर्थोपेडिक्स की वजह से जो भी इल्म उनका लेना चाहें वो क्या कहते हैं, तो चाहे वो पीच हो, आर्थोप्लास्टी हो, फ्रैक्चर मैनेजमेंट हो, सॉफ्ट टिश्यूज़ हो, जो प्लास्टिक सर्जरीज करते हैं उसकी वजह से उनका हाथ ना अच्छा है कि भाई फ्लैप किस तरह लगाना है, क्या तो जो आप नाम लें उसको बता सकते हैं। तो वो मेरा एक होता है कि यार कि ऐसा का हो जाए ना, एक आइडियल। तो ये अगर ऐसी नॉलेज आपके हाथ में आपको आ जाए तो क्या ही बात है। तो वो है। और पर्सनैलिटी मसूद साहब जैसी एक लोकदार पर्सनैलिटी हो जाए कि जो सबके लिए खड़े हो जाएं और वो खड़े दीवार बंद खड़े हो जाएं कि हाँ भाई ठीक है। तो ये मेरे साथ हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ये इनका कि जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक सहारा दिया है कि चलो। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप एक छोटी सी अपील भी लाजमी कर दें मसूद उमर साहब से कि मेरे शो में ज़रूर आना है उन्होंने। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। मैं तो आपका एक शागिर्द हूँ, अतना सा शागिर्द हूँ। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिर साहब। तो आप बहुत मसरूफ़ आदमी हैं, मैं जानता हूँ। आपकी एक तो खान के हवाले से भी बहुत सारी मसरूफियात हैं, दूसरा आप माशा से POA के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, तो आप उसकी भी हवाले से बहुत सारी मसरूफियात हैं। लेकिन अगर आप अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त निकालते हैं हमारे दोस्त के लिए और आप अपने इल्म से फैज़याब कर सकें इनकी ऑडियंस को, तो आपको बहुत शुक्रगुजार होंगे हम। सर मैं इंतहाई ममनून हूँ सर। और सर मैं चाहूँगा कि चूँकि अब शो का आखिरी वक्त है तो एक ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। आवाम से, आपके नाज़रीन से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, देखें सर्जरीज़ को या जो जोड़ों की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी, चाहे बच्चों में हो या बड़ों में हो, तो उसको खुदारा हल्का मत लिया करें। इसको किसी कुमार, किसी जड़े वाले से की तरफ जाने से बेहतर है कि आप एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आ जाएं।
देखें, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा खर्च करते हैं, ऐसी बात है, हर चीज़ का पैसा होता है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं होगा, पैसे आपसे चार्ज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं और आप, हम सब जो हैं अपनी पर्सनल ज़रूरियात के लिए चीज़ें लेते हैं। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, जो कि आज की तारीख में 30,000 से कम का तो मोबाइल फ़ोन मिलता नहीं है अच्छा वाला। उस पर जब आप खर्च करते हुए नहीं कतराते, तो अपनी सेहत पे, अपनी ज़िंदगी पे खर्च करते हुए क्यों कतराते हैं? तो कोई भी ऐसी बीमारी है, उसके लिए आप प्रॉपर ऑथोराइज्ड सर्जन के पास आएँ, उससे रुजू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी फरमाएगा और आगे भी बेहतरी की अलामत रहेगी। ना कि वो उस वक्त आए जब चीज़ें हाथ से निकल जाएँ और फिर सिर्फ नाउम्मीदी और पछतावे के अलावा कुछ और ना हो। ठीक, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो को बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं जो थोड़ा बहुत इल्म जानता हूँ वो मैं आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया सर, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप आइंदा भी ज़रूर रहेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर वजाहत आलम, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, बेनज़ीर ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल कराची। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।